बहराइच बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। पहली खबर हमारी बहराइच से आ रही है। बहराइच की पॉक्सो कोर्ट ने 7 वर्षीय मासूम से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में आरोपी मुकेश निषाद को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है। केसरगंज थाना क्षेत्र में 13 मई को मासूम का शव झाड़ियों में मिला था, जिसके बाद पुलिस ने जांच कर आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने दुष्कर्म के बाद हत्या कर शव झाड़ियों में फेंकने की बात स्वीकार कर ली थी। पुलिस ने साक्ष्य जुटाकर 22 जून को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। शासकीय अधिवक्ता संत प्रताप सिंह ने बताया कि पॉक्सो न्यायाधीश अरविंद गौतम ने आरोप पत्र दाखिल होने के 1 महीने के भीतर सुनवाई पूरी कर आरोपी को फांसी की सजा सुनाई। फैसले के बाद मृतक की मां ने कहा कि उन्हें अपने बेटे के लिए न्याय मिला है और अदालत के निर्णय से परिवार को संतोष मिला है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। मैं संत प्रताप सिंह, विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता पॉक्सो। आज पॉक्सो विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट जनपद बहराइच से अरविंद कुमार गौतम जी ने अपराध संख्या 135/26 थाना कैसरगंज में दर्ज करने के अंतर्गत अभियुक्त मुकेश निषाद को आज मृत्युदंड की सजा सुनाई है। इसमें वादी मुकदमा द्वारा यह तहरीर दी गई थी कि उसका बेटा आकाश धनंजय डीजे देखने गया था मुकेश निषाद के साथ, रात में वापस नहीं लौटा। दूसरे दिन पुलिस ने उसकी डेड बॉडी को बरामद किया। मैं संत प्रताप सिंह। लखनऊ के काकोरी थाना क्षेत्र स्थित उदैत खेड़ा आउटर पर डबल डेकर बस और स्विफ्ट कार की जोरदार टक्कर हो गई। बिहार से हरियाणा के पानीपत जा रही बस की भिड़ंत के बाद स्विफ्ट कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। कार में सवार 3 लोग जौनपुर से लखनऊ के राजाजीपुरम जा रहे थे। हादसे में कार की पिछली सीट पर बैठे एक व्यक्ति को मामूली चोट आई, जबकि बस में सवार करीब 90 यात्री पूरी तरह सुरक्षित बताए गए हैं। बस चालक सदानंद के अनुसार एक ट्रक ने अचानक कट मार दिया, जिससे दुर्घटना हुई। सूचना मिलते ही काकोरी पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू कर दिया गया और क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात भी सामान्य कराया गया। हादसे के कारण कुछ समय तक आउटर रिंग रोड पर आवागमन जरूर प्रभावित रहा। पुलिस मामले की जांच फिलहाल कर रही है और दुर्घटना के लिए जिम्मेदार ट्रक की पहचान में प्रयास जारी है। लखनऊ से प्रद्युम्न दीक्षित की खास रिपोर्ट आपसे देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बस्ती पहुंचकर जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने वार्ड, इमरजेंसी, एक्स-रे विभाग और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा भर्ती मरीजों से बातचीत कर स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी भी ली। निरीक्षण के बाद मंत्री ने बाढ़ में निपटने की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की और संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। मीडिया से बातचीत में मंत्री ने अस्पताल की लैब की कार्यप्रणाली की सराहना करते हुए कहा कि महीने में करीब 28,000 सैंपलों की निःशुल्क जांच की गई है, जो बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। अन्य समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर पूछे गए सवालों के जवाब में मंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए विभिन्न विषयों पर सरकार का पक्ष भी रखा। बस्ती से दिलीप पांडे की खास रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। देखिए, लैब में अभी देखा मैंने, यहाँ का लैब बहुत अच्छे तरीके से रन कर रहा है और पिछले 1 महीने में 28,000 लोगों के सैंपल की जांच किया। तो यह अपने में एक बहुत बड़ा उपलब्धि है, जो आम आदमी की निःशुल्क जांच की सुविधा को मुहैया कराई जा रही है। तो आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि कितना बड़ा काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने आगे बढ़ाया है। तो कोशिश हो रही है कि हम अस्पताल की व्यवस्था को और अच्छा कर सके। कुछ वार्ड एसी बनाए गए थे, फॉल सीलिंग गिरने की वजह से वो एसी आज तक चालू नहीं हुए। अब देखिए, है बिल्डिंग बहुत पुरानी। देखिए, लैब में अभी देखा मैंने, यहाँ का लैब बहुत अच्छे तरीके से रन कर रहा है और पिछले 1 महीने में 28,000 लोगों के सैंपल की जांच किया। तो यह अपने में एक बहुत बड़ा उपलब्धि है, जो आम आदमी की निःशुल्क जांच की सुविधा को मुहैया कराई जा रही है। क्योंकि आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि कितना बड़ा काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने आगे बढ़ाया है। तो कोशिश हो रही है कि हम अस्पताल की व्यवस्था को और अच्छा कर सके। कुछ वार्ड एसी बनाए गए थे, फॉल सीलिंग गिरने की वजह से वो एसी आज तक चालू नहीं हुए। अब देखिए, है बिल्डिंग बहुत पुरानी। सावन
माह शुरू होने से पहले वाराणसी में जिला प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा तैयारियों का व्यापक जायजा लिया। जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर ने प्रमुख मार्गों और व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर कांवड़ियों एवं शिव भक्तों के सुगम और सुरक्षित दर्शन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पुलिस कमिश्नर ने स्वयं गश्त कर सुरक्षा इंतजामों का आकलन किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। सावन के दौरान निगरानी के लिए एक हाईटेक कंट्रोल रूम तैयार किया जा रहा है, जहां से प्रमुख मंदिरों, कावड़ मार्गों और संवेदनशील स्थानों पर लगातार नजर रखी जाएगी। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए वाराणसी पुलिस सादे वेश में कावड़ियों के रूप में भी तैनात रहेगी, ताकि अराजक तत्वों की गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी रखी जा सके और श्रद्धालुओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जा सके। वाराणसी अखिलेश कुमार की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। देखिए, आगामी सावन के महीने के लिए आज यहाँ पर भ्रमण किया जा रहा है। जैसा आप सभी जानते हैं कि श्रावण के महीने में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पर डे यहाँ पर आते हैं। विशेष रूप से जो सावन में मंडे पड़ते हैं, सोमवार पड़ते हैं, महाशिवरात्रि पड़ती है, उस दिन यहाँ पर अत्यधिक भीड़ होती है। उसके मद्देनज़र क्या सुरक्षा के इंतजाम होंगे, कहाँ श्रद्धालुओं के लिए लाइन लगवाने के लिए बैरिकेडिंग की जाएगी, कहाँ उनके लिए खोया पाया केंद्र बनवाए जाएंगे, इन सब की यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। साथ ही यहाँ पर सुरक्षा के मद्देनज़र कहाँ पर सीसीटीवी लगेंगे, कहाँ पर हमारी क्यूआरटी टीम्स रहेंगी। अच्छा, सब लोग भींग रहे हैं ना। नहीं, देखिए, अभी सावन के दौरान हम सब जानते हैं कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु वाराणसी आते हैं। विशेष रूप से काशी विश्वनाथ मंदिर में आकर जलाभिषेक करते हैं, दर्शन करते हैं। उसी की तैयारियां हो रही हैं। वर्तमान में अब कुछ ही दिन बचे हैं। बैरिकेडिंग का जो कार्य चल रहा है वो देखा गया है कि किस तरीके से बैरिकेडिंग होगी। यहाँ पे जो हमारे व्यापारी लोग हैं उन लोगों से भी बातचीत की गई है कि उनका व्यापार भी सही तरीके से चलता रहे। बैरिकेडिंग के साथ में उसकी भी व्यवस्था बनाई गई है। जो अभी हमारा रोपवे का काम चल रहा है वहाँ पे भी ऑल्टरनेटिव सड़क की व्यवस्था की आवश्यकता थी, वो भी आज तैयार करा दी जा रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने बड़ा राजनीतिक दांव खेलते हुए मिश्रिक विधानसभा सीट से अभिलाषा वर्मा को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। ये सीट पिछले 2 विधानसभा चुनावों से भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में रही है। बसपा ने समय से पहले उम्मीदवारों की घोषणा कर चुनावी तैयारियों को गति देने का संकेत भी दिया है। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का कहना है कि अभिलाषा वर्मा एक सक्रिय और तेज तर्रार चेहरा है, जिनके नेतृत्व में बसपा इस सीट पर मजबूत मुकाबला करेगी। समर्थकों ने दावा किया कि इस बार पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी और बसपा प्रमुख मायावती के नेतृत्व में सरकार बनाने की उम्मीद भी जताई जा रही है। हालांकि चुनावी नतीजे मतदाताओं के फैसले पर निर्भर करेंगे। पार्टी अब क्षेत्र में जनसंपर्क और संगठन को मजबूत करने में जुट चुकी है। सीतापुर से तालिब अंसारी की खास रिपोर्ट देखें। बौंडी थाना क्षेत्र स्थित बदौली पार्ले मिल के पास एक प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के लिए भोजन बनाते समय बड़ा हादसा हो गया। विद्यालय में कार्यरत रसोइया राजकुमारी रोटियां सेक रही थी और तभी उस गैस चूल्हे या उससे जुड़े उपकरण में तकनीकी खराबी के कारण अचानक आग भड़क उठी। हादसे में वह गंभीर रूप से झुलस गई और उनके कपड़े तथा शरीर का बड़ा हिस्सा जल गया। घटना के बाद स्कूल परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घायल रसोइयों के पति दिनेश कुमार के अनुसार हादसे के तुरंत बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज फिलहाल जारी है। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस और संबंधित विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा घटना की जांच भी शुरू कर दी है। प्रारंभिक तौर पर हादसे के कारणों की पड़ताल की जा रही है और सुरक्षा मानकों की भी जांच की जा रही है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। ये हमारी पत्नी है। क्या नाम है? राजकुमारी। कैसे चल गई, क्या कर रही थी? ये रोटी बना रही थी तो अचानक पैर फटा, आग लग गई। बस एक बैग मुंह पे आ गया, साड़ी वाड़ी सब जल गई। क्या करती हैं? ये रसोइयाँ हैं। कौन से स्कूल में? प्रामी स्कूल में, मुसेपुर। कहाँ पर पढ़ता है ये मुसेपुर पढ़ रहा है, पार्ले मिल के पास, बदौली पास। बदरौली पार्ले मिल। जी। थाना कौन सा है? थाना बाउंडी। तो ये कैसे चल गई थी? ये रोटी सेक रही थी, अचानक पैर फट गया। कहाँ सेक रही थी रोटी? वहीं स्कूल में। स्कूल में? जी। बनाते समय? हाँ, बनाते समय वही लगभग करीब 9 बजे। क्या नाम है इनका? राजकुमारी। पति का नाम? दिनेश कुमार। ये हमारी पत्नी है।
बागपत के बड़ौत में सामाजिक कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता दीपक शर्मा को गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने की मांग को लेकर लखनऊ में प्रस्तावित सभा में शामिल होने से पहले पुलिस ने उनके आवास पर हाउस अरेस्ट कर दिया। दीपक शर्मा के नेतृत्व में बागपत से समर्थकों का काफिला सभा के लिए रवाना होने वाला ही था, लेकिन पुलिस ने उन्हें घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी। इस कार्रवाई के बाद उनके समर्थकों में नाराजगी देखने को मिली। दीपक शर्मा ने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण कार्यक्रम में शामिल होने के लोकतांत्रिक अधिकार से उन्हें वंचित किया गया है। वहीं पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर एहतियाती कदम उठाए गए हैं। दीपक शर्मा के आवास पर पुलिस बल तैनात रहा और उनके आवागमन पर निगरानी भी रखी गई। घटना को लेकर क्षेत्र में फिलहाल चर्चा तेज है और जबकि समर्थकों ने पुलिस कार्रवाई का विरोध भी जताया है। बागपत से प्रदीप दीक्षित की रिपोर्ट आपसे देख रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा संघ ने वर्ष 2026 के शिक्षक विधान परिषद चुनाव के लिए मेरिट खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से स्वराज पाल दुहून को अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है। प्रत्याशी घोषित होने के बाद बागपत के बाड़ौत में उनके प्रथम आगमन पर संगठन पदाधिकारियों और शिक्षकों ने फूलमालाओं से उनका भव्य स्वागत किया। संगठन ने इसे बागपत के लिए गौरव का विषय बताते हुए कहा कि मेरिट और सहारनपुर मंडल के 9 जिलों का प्रतिनिधित्व दोबारा बागपत के शिक्षक को मिलना सम्मान की बात है। स्वराज पाल दुहून ने कहा कि शिक्षकों का समर्थन मिलने पर वे पुरानी पेंशन योजना से जुड़े लंबित मुद्दों, वित्त विहीन विद्यालयों के शिक्षकों के अधिकार, शिक्षा सेवा आयोग के दायरे का विस्तार और अल्पसंख्यक विद्यालयों के शिक्षकों के स्थानांतरण जैसे विषयों का प्रमुखता से उठाएंगे। और उन्होंने शिक्षकों की समस्याओं को विधान परिषद में मजबूती से रखने का भरोसा भी जताया। कार्यक्रम में शिक्षक संघ के कई पदाधिकारी और बड़ी संख्या में शिक्षक उपस्थित रहे। बागपत से प्रद्युम्न दीक्षित की खास रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। रायबरेली में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस के पूर्व विधायक कुंवर अजयपाल सिंह ने प्रेस वार्ता पर विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर निष्पक्ष जांच की मांग भी की। साथ ही आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान छात्र व छात्राओं और विपक्षी नेताओं के साथ अनुचित व्यवहार किया गया, जिसकी जांच होनी चाहिए। पूर्व विधायक ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकारी और प्राथमिक विद्यालयों के बंद होने से शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे दावों को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की आवश्यकता काफी ज्यादा है। विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर उन्होंने कहा कि यदि पार्टी नेतृत्व उन्हें उम्मीदवार बनाता है तो वे चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। टिकट का अंतिम निर्णय पार्टी नेतृत्व ही करेगा। रायबरेली से अशोक शुक्ला की रिपोर्ट। युवाओं के साथ, खास करके छात्र और छात्राओं के साथ गलत तो हो ही रहा है। पिछले 2024 से हम लोग लगातार हर कुछ दिनों में सुनते हैं कि पेपर लीक हो गया। बेचारे मेहनत करके सेंटर तक पहुंचते हैं और सेंटर पे पहुंचने के बाद पता चलता है कि पेपर लीक होने के कारण एग्जामिनेशन कैंसिल हो गया है या अगली तारीख को फिर बताया जाएगा। तो बहुत बार इन लोगों ने मांग रखी कि धर्मेंद्र प्रधान जी से मीटिंग हो जाए या कुछ हो जाए, लेकिन सरकार बिल्कुल भी नहीं पिघली। जैसा कि अगर आपको याद हो, बहुत पुराना एक स्टेटमेंट था राजनाथ सिंह जी का, युवाओं के साथ खास। अगली खबर हमारी आ रही है बस्ती से, जहां बता दें कि बस्ती जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के भीटा गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए और मेड़बंदी के दौरान शुरू हुआ ये विवाद देखते ही देखते एक हिंसक झड़प में बदल गया। आरोप है कि लाठी डंडों से लैस लोगों ने महिलाओं और पुरुषों पर हमला कर दिया, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो चुके हैं। घटना का वीडियो भी मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति के कैमरे में कैद हो चुका था, जो अब चर्चा का विषय फिलहाल बना हुआ है। बताया जा रहा है कि संबंधित भूमि पर पहले प्रशासन द्वारा धारा 124 के तहत पत्थर नशा की कार्रवाई की गई थी। इसके बावजूद कथित तौर पर जबरन कब्जे की कोशिश का विरोध करने पर विवाद बढ़ गया था। तो मामला ये था कि घायलों की तहरीर के आधार पर कप्तानगंज पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर फिलहाल जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच आगे की कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। बस्ती से दिलीप पांडे की खास रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं।
आगामी कावड़ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां काफी ज्यादा तेज कर दी है। जिलाधिकारी अरविंद सिंह और एसएसपी डॉक्टर इलामारन जी ने संयुक्त रूप से कावड़ यात्रा मार्ग का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान यातायात प्रबंधन, रूट डाइवर्जन, बैरिकेडिंग, चेतावनी बोर्ड, पुलिस सहायता केंद्र और मेडिकल बूथ की व्यवस्थाओं की समीक्षा भी की गई ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। अधिकारियों ने कावड़ मार्ग पर प्रस्तावित शिविरों और भंडारों के लिए चिन्हित स्थानों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुचारू यातायात और निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय रहते पूरी करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एडीएम प्रशासन सगम लाल, एसपी सिटी श्वेते पांडे, एसडीएम सदर श्वेता सिंह सहित पुलिस और प्रशासन के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। एटा से राज अली खान की रिपोर्ट आपसे देख रहे हैं। हापुड़ के थाना देहात क्षेत्र स्थित ग्राम असोड़ा के ब्लूम प्राइवेट अस्पताल में इलाज के दौरान एक महिला मरीज की मौत के बाद जमकर हंगामा हो गया। जानकारी के अनुसार अस्पताल में भर्ती महिला को अल्ट्रासाउंड जांच के लिए दूसरे केंद्र भेजा जा रहा था। आरोप है कि एम्बुलेंस से ले जाते समय रास्ते में ही महिला की मौत हो गई। उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। महिला की मौत से नाराज परिजनों ने अस्पताल में मौजूद वार्ड बॉय के साथ मारपीट भी की। ये पूरी घटना अस्पताल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बता दें कि सूचना मिलने पर थाना देहात पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस मामले की फिलहाल जांच में जुटी हुई है तथा महिला की मौत और लगाए गए आरोपों के सभी पहलुओं की पड़ताल भी की जा रही है। हापुड़ से मानुष खान की खास रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास के बाहर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में पहुंचे अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के 6,800 सीटों को लेकर गंभीर गड़बड़ी हुई है, जिसकी निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की जा रही है। प्रदर्शन को देखते हुए शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों को हिरासत में लेकर बसों के माध्यम से इको गार्डन भेज दिया। इस दौरान क्षेत्र में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी किए गए। अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन जारी रखने की बात कही, जबकि प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई भी की। लखनऊ से प्रद्युम्न दीक्षित की खास रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं।
रायबरेली में पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने शुक्रवार को मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित 3 दिवसीय अंतर जनपदीय हॉकी टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। 24 से 26 जुलाई तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में रायबरेली, लखनऊ, सीतापुर और लखीमपुर की टीमें हिस्सा ले रही है। उद्घाटन अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और सभी टीमों को बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं भी दी। इस मौके पर एसपी रवि कुमार ने खिलाड़ियों से खेल भावना, अनुशासन और निष्पक्षता के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि खेल युवाओं में टीम वर्क, अनुशासन और सकारात्मक सोच का विकास करते हैं तथा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देते हैं। उद्घाटन समारोह में खेल प्रेमियों, पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में दर्शक भी मौजूद रहे। रायबरेली से अशोक शुक्ला की रिपोर्ट। कल आज इंटर डिस्ट्रिक्ट हॉकी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है क्या? ये 29वीं अंतर जनपदीय हॉकी प्रतियोगिता का शुभारंभ लखनऊ जोन के का यहाँ जनपद रायबरेली में जो एस्ट्रो टर्फ है यहाँ पर किया गया है। आज कुल 4 जनपदों की 6 टीमें आई हैं, महिला पुरुष मिलाकर। आज से इनका शुभारंभ है। आज, कल और परसों इनका समापन कार्यक्रम है। तो हमारी सभी शुभकामनाएं कि सभी अच्छे से खेलें, सुरक्षित खेल खेलें और साथ ही साथ खेल भावना का सम्मान करते हुए टीम भावना को विकसित करें। कल आज इंटर डिस्ट्रिक्ट हॉकी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है क्या? ये 29वीं अंतर जनपदीय हॉकी प्रतियोगिता का शुभारंभ लखनऊ जोन के का यहाँ जनपद रायबरेली में जो एस्ट्रो टर्फ है यहाँ पर किया गया है। आज कुल 4 जनपदों की 6 टीमें आई हैं, महिला पुरुष मिलाकर। आज से इनका शुभारंभ है। आज, कल और परसों इनका समापन कार्यक्रम है। तो हमारी सभी शुभकामनाएं कि सभी अच्छे से खेलें, सुरक्षित खेल खेलें और साथ ही साथ खेल भावना का सम्मान करते हुए टीम भावना को विकसित करें। अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।